बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एमफिल पेपर ऑफ अमेरिकन स्टडीज़। ये पेपर 28 अगस्त 2024 को क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुआ था और अमेरिकन स्टडीज़ एक बहुत ही आला डिपार्टमेंट है क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में। सो इस पेपर में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसको थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते हैं। स्टिल इसका मेरिट लिस्ट नहीं लगा क्योंकि अभी इसके इंटरव्यूज़ बाकी हैं। जिन लड़कों ने पास भी किया है सो उनका भी इंटरव्यू है। जैसे इंटरव्यू क्लियर करेंगे उसके बाद जो रिज़ल्ट लगेगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। खैर, अब इसमें पूछा गया एक तो 1 घंटे का पेपर होता है और 40 मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के होते हैं। इट मीन्स टोटल जो है 50 मार्क्स होते हैं। सो अब इसमें क्या है कि सबसे जो नोट लिखा गया कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, स्टूडेंट्स विद लिटरेचर बैकग्राउंड शुड अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, मतलब आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप लिटरेचर या लैंग्विस्टिक के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, मीन्स कि आप उस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स विद लिटरेचर बैकग्राउंड शुड अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर फील्ड ऑफ स्टडी। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म एंड व्हाई हैज़ इट assumed a central role in the advancement of modern scientific knowledge। देखिए, पॉजिटिविज़म ये एक फ़िलासफ़िकल थ्योरी है और इस थ्योरी का मकसद क्या है दैट asserts that knowledge is only valid if it is based on empirical evidence। ठीक है, यहाँ पे आपने वर्ड गौर करना है, empirical evidence, observable facts and scientific methods। It is mostly associated with the 19th century philosopher August Comte। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है कि वाई इट हैज़ एज्यूम्ड अ सेंट्रल रोल, मतलब इसका कैसा सेंट्रल रोल हो सकता है कि एक इन द एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज। अगर आपको पॉजिटिविज़म का कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आप ये दूसरा जो इसका पार्ट है वो ईज़िली कवर कर सकते थे या कर सकते हो। क्या पता अगले साल भी यही सेम टू सेम जो है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, इसको समझिए। फिर उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज़ एक्सपेंडिंग एंड यूरोप इज़ टिटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ chaos। What role should United States play to bring peace and stability in the region without giving a chance to war। देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर आप सबको पता है कि कब से स्टार्ट, मतलब 3-4 साल तो हो गए इस वॉर को। और ये इसकी मेन वजह जो है वो नेटो भी है। मतलब यूक्रेन ये कहना चाह रहा है कि भाई मैंने नेटो में जो है अपने आप को जो है लाइक जो पार्टिसिपेशन थी वो करनी थी। लेकिन अब एज़ यू नो कि यूक्रेन जो था वो एक पार्ट एंड पार्सल था किसका, यूएसएसआर का। इट मींस रशिया का, जिसको हम यूएसएसआर पहले कहते थे, या सोवियत यूनियन का। 1991 में जो है ये सारे अलग हो गए थे। तो रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो मेरा, मतलब हम कह सकते कि जो मेरा बच्चा हो वो किसी और के पास जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वॉर स्टार्ट हुई है वो इसी बेस पे ही स्टार्ट हुई है। और दूसरी बात जैसे यहाँ पे पूछी गई है कि जो यूरोप है वो क्यों खामोश बैठी है, या व्हाट रोल शुड यूनाइटेड स्टेट्स प्ले टू ब्रिंग पीस। यूनाइटेड स्टेट अगर हम उसका रोल देखें, देखो एक तो वो जो एम्यूनिशंस हैं या वेपन्स हैं वो भी भेज रही है किस पे, यूक्रेन पे, या उनकी मदद कर रही है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे यूरोपियन ममालिक है वो भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या दूसरे जो एम्यूनिशंस हो या वेपन्स हो, जो भी हो। ठीक है, उसी के थ्रू जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स अगर आपके मुताबिक कौन सा रोल प्ले कर सकता है पीस के लिए कि वहाँ पे जो है मज़ीद जंग ना हो। ठीक है, तो ये आपने अब इसका क्या करना है, ये आप कभी भी क्लियर कट नहीं बता पाएंगे। आप तब बता पाएंगे जब आप रोज़ाना न्यूज़ देखेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे कि यार वर्ल्ड अफेयर्स यानी क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, किस मुल्क में क्या हो रहा है वॉर से रिलेटेड। जैसे अब इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक इसराइल और क्या कहते हैं फ़लस्तीन के वॉर का भी हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ों पे आपने ख़ुद भी गौर करना है और इसको समझना है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी लिटरेरी टेक्स्ट दैट इन योर ओपिनियन सिग्निफिकेंटली एंगेज विद द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। आप इस चीज़ को समझिए कि लिटरेचर और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है। जब आप इसको समझेंगे अगला पार्ट आप ख़ुद इसको जो आपके जैसे उसने बताया भी है कि डिस्कस द रेफरेंस टू एनी लिटरेरी टेक्स्ट इन योर ओपिनियन, जो आपने ख़ुद पढ़ा हो या आपके ओपिनियन में हो।
ठीक है, वो आपने फिर डिस्कस करना है। लेकिन पहले इसको समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या है लिटरेचर और पॉलिटिक्स का। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर ना भी हो तो लिटरेचर का आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर किसे कहते हैं। लिटरेचर एक्चुअली ऑफन रिफ्लेक्ट्स, क्रिटिक्स एंड इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड सोसाइटल इश्यूज। राइटर यूज लिटरेचर टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल थीम्स, challenge authority, advocate for change and express the values and struggle of her time, of their time, sorry। ठीक है, देखो लिटरेचर क्या है। लिटरेचर आप वही चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, वही चीज़ें लिखते हैं जो माशरे में हो रहे हो, ठीक है, जो आपके मुल्क में हो रहे हो, जो आपके पॉलिटिशियंस कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप किस फॉर्म में लिखते हैं, लिटरेचर की फॉर्म में लिखते हैं। और फिर उसी के थ्रू जो है आप आवाम को जो है अवेयर करते हैं कि भाई आपके मुल्क में या आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में ये चीज़ें हो रही है। पॉलिटिक्स को अगर हम देखें, पॉलिटिक्स कैन शेप लिटरेरी मूवमेंट्स एंड द थीम्स दैट राइटर्स एड्रेस। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने ले आते हैं जिसके थ्रू जो है जो राइटर है उनको एक मौका मिलता है कि वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सके, उस चीज़ को लिख सके, ठीक है। तो राइटर्स का बड़ा, लिटरेचर का बड़ा रोल है इट मीन्स पॉलिटिक्स में। मीन्स जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं, जो भी पॉलिटिक्स में होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। कौन लिखते हैं, ऑब्वियसली राइटर। तो राइटर्स कौन है, वो ऑब्वियसली लिटरेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उसके बाद है व्हाट इज़ लिटरेरी थीरी, डिस्कस एनी क्रिटिकल थीरी ऑफ योर चॉइस। लिटरेरी की थीरी क्या है, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट लिटरेरी टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट है उसको आपने एनालाइज करना होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लिटरेरी थीरी में देखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, डिस्कस एनी क्रिटिकल थीरी ऑफ योर चॉइस। ये आपको चॉइस दी गई, आप बेशक ये डिस्कस कर सकते थे मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप नए भी हैं, आपने कहते हो कि यार ये तो मेरे लिए काम की चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपको काम ज़रूर आएगी नेक्स्ट ईयर या इसी साल, ठीक है। क्योंकि एडमिशन्स होते रहते हैं, हर साल में 2 दफ़ा ज़रूर एमफिल के एडमिशन होते हैं। बहुत ही कम लोगों को लिया जाता है। अपने आप को प्रिपेयर किया करें, क्योंकि अगर देखें तो स्टूडेंट 300 से या 60 या 70 या 100 होते हैं और उसमें सिर्फ 12 जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ में फिर उनको लीव किया जाता है। पहले पेपर क्लियर करना होता है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। मतलब इंटरव्यू के बाद फिर जो है कुछ लोगों को और साइड पे रखा जाता है और उसके बाद सिर्फ 12 लोगों को इंटरव्यू में सेलेक्ट किया जाता है। सो आपने एक अच्छी मेहनत करनी होगी, अदरवाइज इट विल बी टू डिफ़िकल्ट टू सिक्योर योर सीट इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी। इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।